नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। देखिए, जब बात राजनीति की होती है तो राजनीति के धुरंधरों की बात हमेशा हम करते हैं और पिछले कुछ वक्त से पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर पश्चिम बंगाल की सियासत हो, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बिहार से लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक अलग तस्वीर इन दिनों नजर आती है। और बीजेपी पिछले कुछ वक्त से जो लगातार बड़ी भूमिका में नजर आई है, उसमें कहा जाता है कि कई बड़े ऐसे चेहरे रहे जो जमीनी स्तर पर काम करते रहे, कई ऐसे हैं जो सामने खेलते हैं और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो पर्दे के पीछे जिनका बहुत बड़ा रोल रहता है। उन्हीं में से एक है मेरे साथ में बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी जी। ये जो मौजूदा अभी परिस्थितियां हैं, हर जगह पर चर्चा तो पश्चिम बंगाल चुनावों की रही है। इस बार तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने गर्दा उड़ा दिया सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो पश्चिम बंगाल में सुशासन का ध्वज फहराया है वो कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि बाई पीपुल्स चॉइस है, लोगों की पसंद की वजह से है। और वो उसके पीछे जो है वो लाखों कार्यकर्ताओं की कुर्बानी, लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम, लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या और परिश्रम का परिणाम और तपस्या की ताकत ने जो है वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का ध्वज फहराया है। और इसीलिए आपने देखा होगा, जब जो चुनावी चौपाल पर चारों खाने चित चंडाल चौकड़ी है, उसका चॉकलेटी चकल्लस शुरू हो गया है। अब इस चुनावी चौपाल पे चारों खाने चित जो चंडाल चौकड़ी का चॉकलेटी चकल्लस है, इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि उनको चोट जो है वो बहुत गहरी लगी है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उम्मीद नहीं कर रहे थे कि जनता का जनादेश इतना जबरदस्त होगा, इतना जानदार और शानदार होगा। मतलब आपकी जो चौकड़ी का मुख्य उद्देश्य, उसमें उस चौकड़ी का मुख्य चेहरा कौन है आपके लिहाज से? देखिए, हमने इसलिए कहा ना, चुनावी चौपाल की जो चंडाल चौकड़ी है, उस चंडाल चौकड़ी का जो चॉकलेटी चकल्लस है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें तृणमूल कांग्रेस भी है, उसमें और भी तमाम जो है वो दूर के जो है वो साथी संगी है, जो उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी चले जाते हैं और जगह पर भी उनको जो है सांत्वना देने जाते हैं कि भाई आप जो है वो, आपको जनता ने गिरा दिया है, हम आपके शोक व्यक्त करने आए हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो पश्चिम बंगाल वाली, क्योंकि कहा जा रहा था पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर है उसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी और उसकी एक झलक नजर आ गई थी बिहार के चुनाव में, क्योंकि लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता रहा जिसमें एसआईआर का बहुत बड़ा रोल रहा है और यही कहा गया कि बिहार में भी एसआईआर ने बड़ा रोल किया और पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर का बड़ा देखिए, रोल ये रहा। एसआईआर हो या वोट चोरी हो, ये जो एसआईआर और वोट चोरी की पिटी हुई पटकथा है, उसके आधार पर जो बंगाल में तो ये चारों खाने चित हुए। अब कम से कम उससे सबक लेना चाहिए था। लेकिन उसी ये जो है वो पिटी हुई पटकथा के आधार पर जो है वो पश्चिम बंगाल में भी जो है ममता दीदी जो है वो आगे निकलने लगी। उनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था कि जिस मुद्दे को लेकर के वो जा रही हैं, वो मुद्दा जो है वो पहले ही पिट चुका है और टाई फिश हो चुका है। पहले उन्होंने माँ माटी मानुष की बात करी। अब जब माँ माटी मानुष के साथ उन्होंने जो है वो छल किया, बेईमानी की, तो उसके बाद जो है वो मांस माछी और मुसलमान पे लग गई। तो ना इनको माँ माटी मानुष की रही और ना मांस माटी माछी और मुसलमान की रही। उसमें भी ये मुद्दा भी जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। चूंकि आप अल्पसंख्यक मंत्रालय को देख चुके हैं, उन मामलों को देख चुके हैं बड़ी, और आप हमेशा से प्रमुख चेहरा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये कहा गया कि पश्चिम बंगाल की सियासत में भी जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमेशा से टीएमसी का बड़ा वोट बैंक रहा और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक कहा जाता रहा कि विपक्ष का या कांग्रेस का प्रदेश स्तर पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा कोर वोट बैंक रहा है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से तस्वीर बहुत ज्यादा बदल गई सर। तो उन तमाम अल्पसंख्यक वोटर्स को बीजेपी ने अट्रैक्ट कैसे किया? देखिए, एक चीज बहुत साफ है इन चुनाव में, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था वो समावेशी सशक्तिकरण के बल से धाराशायी हुआ है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल समावेशी सशक्तिकरण के बल से धाराशायी हुआ है, कि जो एक रिवाज और मिजाज था कि साहब जो है वो आप कम्युनल पोलराइजेशन कर लो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर लो और इस धर्म के, इस जाति के वोटों का जो है वो एकत्रित कर लो और जो है वो आप जीत जाओ, चाहे कुछ करो या ना करो। वो धीरे धीरे जो है वो जो रिवाज और मिजाज है वो जो है बुरी तरह से ध्वस्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटों का जो मसौदा है, वोट का सौदा कभी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है वो, हाँ ये बात सही मैं कह सकता हूँ कि
जो अल्पसंख्यक या ख़ास तौर से मुसलमान हैं, उनके विकास में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी कमी नहीं की। इसके बावजूद कि वोटों में कंजूसी बहुत जगहों पे दिखाई पड़ी, लेकिन फिर भी सबको साथ लेकर के और सबका विश्वास लेकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और उसी का नतीजा है कि आज 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। आज लगभग 78% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सुशासन का ध्वज फहरा रहा है। ये सामान्य सी घटना नहीं है। आजादी के बाद जो है वो कांग्रेस का एक युग जरूर था, लगभग 4 दशकों तक, जहां पर एक छत्र जो है कांग्रेस का राज हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जो है वो कोई भी पार्टी जो है नहीं आई। और मोदी जी, ये पहली गैर कांग्रेस सरकार होगी जो बिना कांग्रेस के रिमोट और कुनबे के सपोर्ट के अपना तीसरा कार्यकाल मजबूती के साथ, स्थायित्व के साथ, समावेशी सशक्तिकरण के संकल्प के साथ आगे बढ़ा रही है। सर, खासतौर से अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो मुस्लिम वोटर्स का साथ क्या बीजेपी को है? क्योंकि बीजेपी कहती है उन्हें मुस्लिम वोटर्स की जरूरत नहीं है। देखिए, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और अगर जो ये कहता है कि साहब हमें इस जाति का वोट नहीं चाहिए, इस धर्म वालों का वोट नहीं चाहिए, वो बेवकूफ है। मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री रहा। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन का काम मैं 2014 का चुनाव रहा हो या 2019 का चुनाव रहा हो, 2024 का चुनाव रहा हो, हमारा ये मानना है कि हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। और हमारा जो है अपेक्षा होती है कि हम जब सबको साथ लेकर चलने का संकल्प रखते हैं तो हमारे साथ भी लोग आए। ये नहीं हम मानते कि 100% जो है वो पूरा के पूरा जो है वो झुंड आ जाए, हम बढ़िया रसान आ जाए। गुण और दोष के आधार पर जो है वो मेरिट डिमेरिट के आधार पर जो है वो बीजेपी को भी के बारे में भी विचार करना चाहिए। और इसलिए जो है वो हम सबको साथ, सबके को जो है वो साथ लेकर चलने के पर यकीन करते हैं, किसी को छोड़ कर के हम चलने पे यकीन नहीं करते। लेकिन सर, विपक्ष कहता है कि जो मुस्लिम जो लीडरशिप है वो बीजेपी की अपनी टीम में या एनडीए में वो स्थान नहीं पा रही है। देखो, ऐसा है कि जो ये बात कहते हैं, जिन्होंने अभी तक जो है वो थोक में मुसलमानों का वोट लिया, उन्होंने फुटकर में भी मुसलमानों का न तो सामाजिक सशक्तिकरण किया, ना राजनीतिक सशक्तिकरण किया, ना आर्थिक सशक्तिकरण किया। तो जिन लोगों ने जो है वो थोक में वोट लेकर के फुटकर में भी विकास ना किया हो अल्पसंख्यकों या मुसलमानों का, वो अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई दम है। तो सर, मौजूदा वक्त में जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो खुश हैं सरकारों से? देखिए, मुस्लिम वोटों में किसी से भी आप पूछिए जिसने वोट नहीं दिया, ज्यादातर लोगों ने वोट नहीं दिया होगा। जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी ये नहीं कहेंगे कि साहब उनके साथ विकास में कोई भेदभाव हो रहा है, उनके साथ विकास में कोई नाइंसाफी हो रही है। एक दौर वो था कि जब मुसलमानों के वोट तो ले लिए जाते थे लेकिन उनको जो है विकास नहीं किए जाते थे, तो वो दौर खत्म हुआ है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में, क्योंकि बीजेपी, अब मैं मानता हूँ, जो मेरा अपना अनुभव है कि 30 साल तक जो है वो कोई जो है वो विकल्प सामने नहीं है देश के सामने बीजेपी का। 30 साल 3 दशकों तक। अच्छा। और इन 3 दशकों में जो बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा आपको, वो लोग भी, जो लोग की भारतीय जनता पार्टी के प्रति असहिष्णुता और स्पृश्यता का मिजाज रखते हैं, वो भी बदलेंगे। तो सर, उन 30 सालों में आने वाले वक्त में आपको कौन बड़े चेहरे ऐसे नजर आते हैं कि जनता आखिर किस चेहरे पर भरोसा जताएगी? क्या वो प्रमुख चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का ही है? देखिए, मोदी जी का चेहरा तो है और रहेगा। उसके अलावा बीजेपी में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। जब अटल जी की थे तो अटल जी का कहते थे कि उनका विकल्प ही कोई नहीं है। अटल जी नेचुरली उनकी लीडरशिप, मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मैं उस समय लोकसभा में चुनकर आया था और सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य मंत्री के तौर से मेरी काम की जिम्मेदारी मिली थी। अटल जी का जब हो रहा था तब लोगों ने कहा कि साहब अब अटल जी का जो है वो विकल्प नहीं है कोई। क्या हुआ कि 2004 का जो चुनाव हुआ वो सोनिया गांधी जी विकल्प बन गई। बाद में बने मनमोहन सिंह, अलग बात है, लेकिन जनता तय करती है विकल्प। कोई जो है वो मतलब पार्टियां या परिवार के पालने में तय नहीं होते। तो इसलिए जो डायनेस्टी के डिफाल्टर डपोर्शंक लोग हैं वो कभी कभी सोचते हैं कि साहब जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो डायनेस्टी का डिज्नीलैंड है। वो नहीं है।
यहाँ पे तमाम बदलाव देखे हैं लोगों ने। बिल्कुल सही बात है सर, और मुझे लग रहा है कि भारत उन तमाम बदलावों के साथ में बदलना सीखा, बढ़ते सीखा है हिंदुस्तान ने, और इन 78 सालों में बहुत कुछ नया भी हम हमेशा से करते रहे हैं। लेकिन सर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि 30 साल हिंदुस्तान में अभी बीजेपी का और कोई विकल्प नहीं है। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर आपको क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या कांटे की टक्कर नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर तैयारियां तो बड़े स्तर पर की जा रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूँ कि जो 27 का चुनाव है, उस 27 के चुनावी चौपाल पर भी जो है वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी टीपू हो और सामंती या सामंती सुल्तान, वो चारों खाने चित होने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का जो MY मॉडल है, पहले इनका जो है वो MY मॉडल जो है वो सांप्रदायिक MY मॉडल हुआ करता था, मुस्लिम और यादव कहते थे उसको। लेकिन ये जो MY मॉडल है, मोदी और योगी का मॉडल, वो जो है वो समावेशी मॉडल है, समावेशी सशक्तिकरण का मॉडल है। और मैं मानता हूँ कि इस मॉडल से जो है वो काफी लोग परेशान हैं। और कौन से वाले मॉडल से? MY जो ये MY मॉडल है बीजेपी का। अच्छा। मोदी और योगी वाला। अच्छा। एक मोदी और योगी का MY मॉडल है, हाँ। और एक मॉडल जो है वो समाजवादी पार्टी और तो कांग्रेस जनता का। परेशान किस मॉडल से है? नहीं, ये लोग विपक्ष के लोग, विपक्ष के हाँ, लोग विपक्ष की परेशान हैं। चंडाल चौकड़ी। हाँ, विपक्ष के। और मुझे लग रहा है कि अच्छा सर, ये चंडाल चौकड़ी में आपको लग रहा है कि कोई टक्कर देने वाला है? क्योंकि अब विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जहां पर मजबूती होती है तो वहां से पार्टी को तोड़ लिया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी हमने आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े सांसदों के तौर पर देखा। देखिए, उनके यहाँ जो है वो डिफेक्शन नहीं हुआ है, उनके यहाँ टूट नहीं हुई है, बल्कि डिवीजन हुआ है। अच्छा। डिफेक्शन और डिवीजन में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। उनके यहाँ वो जो है, उनके यहाँ जो है उनके पार्टी के कार्यकर्ता या MP नहीं टूटे हैं, बल्कि उनकी पार्टी टूट गई है। तो इसलिए आप अपनी पार्टी को बचा नहीं पा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, तो कैसे हो सकता है? एक चीज। दूसरी चीज ये कि उत्तर प्रदेश में मैं अखिलेश यादव जी के बारे में कह सकता हूँ, वो एक मेहनती नेता है, बहुत मजबूती के साथ जनता के बीच में काम कर रहे हैं। लेकिन उनको इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि बिना जनाधार की जागीरदारी और बिना नंबर के नंबरदारी नहीं होती। सर, लेकिन जब अभी हाल ही में आम चुनाव हुए थे तो उसमें हमें मतलब फिर भी समाजवादी पार्टी ने या विपक्ष ने अच्छा रोल अदा किया उत्तर प्रदेश के चुनावों में। आपको लग रहा है क्या ये एक बड़ी चुनौती होगी या उस पर काम किया जा रहा है? विपक्ष अंदर खाने अपने आप को मजबूत कर रहा है? देखिए, डेमोक्रेसी में ये जरूरी है कि विपक्ष जो है मजबूत हो। जो भी लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक व्यवस्था है, वहां पर विपक्ष का प्रभावी होना और साथ ही साथ जो है वो सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाना, ये देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। और जिन देशों में जो है विपक्ष जो है वो कमजोर होता है, नकारात्मकता में डूबा होता है, वो मुझे नहीं लगता कि वहाँ का जो है वो लोकतंत्र जो है वो सुरक्षित रह पाता है। इसलिए जो अखिलेश जी हो या और भी जो विपक्ष के लोग हो, राहुल जी है जैसे, अब मुझे राहुल जी को एक जिम्मेदारी है उनके सामने कि भाई लीडर ऑफ द अपोजिशन है, बट उन्होंने कभी उसको जो है वो सीरियस लिया ही नहीं। और उनका जो नॉनसेंस और न्यूसेंस का जो तरीका है, उससे तो वो खुद अपना बंटा धार कर रहे हैं। सर, वैसे क्योंकि आपको एक लंबा अनुभव है नकवी साहब, खासतौर से अगर हम देखें लोकसभा का या राज्यसभा का, आपने कहा राहुल गांधी खुद को सीरियस नहीं लेते, लेकिन विपक्ष कहता है कि वो आप उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। मतलब जो एक ऑपोजिशन लीडर की जो भूमिका या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, कई बड़े आरोप लगते रहे। संसदीय कार्यप्रणाली में पिछले कुछ वक्त में बदलाव आया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के नाते मोदी जी के समय में भी था, अटल जी के समय में भी था। उस समय तो मेरी बहुत कम उम्र थी, बहुत कम, ज्यादा इतना अनुभव, संसदीय अनुभव नहीं था मेरा। आप तो 17 साल की उम्र से मैं तो जेल में आ गए। 17 साल, उसके बाद मैं जब लोकसभा जीता तब भी मेरी कम उम्र थी, उसके बाद लगातार। तो ये मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी को जनता ने जो है वो 99 सीटें दे दी, यानी कांग्रेस पार्टी को, बहुत दिनों के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन का उनको जो है वो, लेकिन वो खुद इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जनता ने इतना बड़ा जनादेश कैसे दे दिया। और जो भी उनका पार्लियामेंट से हो या संसद के बाहर हो, जो उनका व्यवहार है, मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस पार्टी के हित में है। अब ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, जो वयोवृद्ध पार्टी है, उस वयोवृद्ध पार्टी के ये जो सारी जो है वो डायनेस्टी है, वो डायनेस्टी आज भी सुरूर और गुरूर में है
कि जो है वो पार्टियां जो है वो परिवार के पालने से या परिवार के ड्राइंग रूम या जो है वो लॉन से चलती हैं, ये नहीं है। सर, अब क्योंकि एक बार एक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है एसआईआर का। ये दावा किया गया कि पश्चिम बंगाल में जो तस्वीर बदली वो एसआईआर की वजह से बदली। बिहार में अगर एनडीए ने बढ़त बनाई तो एसआईआर का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि उसमें ये दावा किया गया कि 27 लाख से ज्यादा लोगों के नाम एसआईआर की वजह से काटे गए, जिसमें बहुत बड़ा जो एक तबका है वो मुस्लिम वोट बैंक का है। ममता बनर्जी या विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है। एसआईआर अब एक विवादित हिस्सा बन चुका है। देखिए, ये जो एसआईआर है ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। हमारे डेमोक्रेसी में कई बार एसआईआर की प्रक्रिया हुई है और जो बोगस वोटर हैं उनकी जो है सफाई होती है और जो बोनाफाइड वोटर हैं उनकी सुरक्षा होती है। जो अवैध मतदाता हैं उसमें जो है उनको बहुत से डुप्लीकेशन भी होते हैं। अब उत्तर प्रदेश में करोड़ों कट गए, उसमें तो ज्यादातर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के तो नहीं है उसमें। तो मेरा मानना है कि एसआईआर की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया टाइमिंग पे भी सवाल उठाए गए। नहीं, टाइमिंग तो जब भी आप होगा तो टाइमिंग यही होगी। एसआईआर तो ऑलरेडी लेट हो गया था, जो हो जाना चाहिए था पहले। तो मैं मानता हूँ कि इन सब चीजों, देखिए क्या होता है कि जब आप को जनता जो है वो रपटा देती है तो रोना शुरू कर देते हैं, निपटा देती है तो आप धोना शुरू कर देते हैं। रपटने पे रोना और निपटने पे धोना, तो ये रोने धोने को काम बंद करना चाहिए। और जो जनादेश मिला है उस जनादेश का सम्मान करेंगे तो आपको आगे जनता जनादेश दे सकती है। अगर आप जनादेश पर जो है वार और प्रहार करने में लगे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भला कर पाएगा। अच्छा नकवी साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग, एक तो एसआईआर तो विषय रहा, लेकिन इसके अलावा सीएए एनआरसी का भी बहुत मसला गूंजा, और खासतौर से असम में माना जा रहा था जिस तरह से वहां पे हिमंता बिस्व शर्मा जी उस बात को जिस रूप में पुरजोर तरीके से उठाते रहे, उन्होंने लागू भी किया वहां पे, और हमेशा से बाहरी और घुसपैठियों का उन्होंने मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठाया, और यहाँ पर भी बड़ी बहुमत के साथ में जीत दर्ज की। तो क्या जो बाहरी या रोहिंग्याओं की या घुसपैठियों का जिक्र होता रहा, क्या अब उनका सफाया होने का वक्त आ गया है असम में या पश्चिम बंगाल में? देखिए, सीए जो है वो कांग्रेस पार्टी के समय में एक प्रक्रिया है जो सिटीजनशिप से संबंधित है, और उसके बाद जो है वो हमारे समय में एक उसमें संशोधन होता है पार्लियामेंट में, और उस संशोधन के पीछे मकसद होता है कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है, वहाँ जो पीड़ित प्रताड़ित अल्पसंख्यक है, चाहे उसमें हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे बौद्ध हों, और भी जो अल्पसंख्यक वहाँ के अल्पसंख्यक, उनको जो है वो उनमें आत्मविश्वास पैदा करना, और अगर उनको जरूरत हो तो हम नागरिकता दे सके, ये सीए यानी कि ये यूपीए के वक्त से ही एक तरह से थी। तो फिर विरोध क्यों करता है कांग्रेस या वही तो महागठबंधन? मैंने उस समय भी पार्लियामेंट में कहा, भैया ये तो तुम लाए थे, और आज जो वहां पर जो है वो जिस तरह से जुल्म और जुर्म का पूरा के पूरा जाल बिछा हुआ है, जंगल बना हुआ है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, तो उनको हम एक विश्वास देना चाहते हैं, और जो चाहे वो यहाँ पर नागरिकता ले सकता है। जहां तक सवाल है एनआरसी का, देखिए एनआरसी जो है वो असम में कांग्रेस के समय से एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और एनआरसी की प्रक्रिया जो है वो निश्चित तौर से घुसपैठ की वहाँ एक समस्या है। वो असम हो, पश्चिम बंगाल हो, जो बिहार का सीमांचल क्षेत्र है वो हो, ये तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि इसकी समस्या घुसपैठ की है। उस समय कई तरह की प्रक्रियाएं हुई, एनआरसी की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। जो लोग जो है वो उसमें वहाँ पर जो है वो मान लीजिए कि पढ़े लिखे नहीं है, गरीब लोग हैं, उनको सरकार मदद भी उसमें कर रही है। तो मैं मानता हूं कि इससे जो है वो किसी की भी नागरिकता खतरे में नहीं है। तो क्या सर, जो सरकार या बीजेपी ये सीएए एनआरसी को लेकर जो भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, क्या उनके कंफ्यूजन को दूर करने में फिलहाल वो वैसे उस रूप में सफल नहीं हो पा रही है कि लोगों के मन में कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, अगर लोगों के मन में कंफ्यूजन होता ना तो इतना छप्पर फाड़ करके जो है वो लोग वोट नहीं देते। बिहार में भी कितना बड़ा इसी को मुद्दा बनाया गया, क्या हुआ? बिहार में जो है जिन लोगों ने मुद्दा बनाया वो चारों खाने चित हो गए। पश्चिम बंगाल में भी लगभग यही मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। उसके बाद असम में भी इसको मुद्दा कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की, कांग्रेस जितनी थी उसकी आधी भी नहीं रह गई। तो ये इसका मतलब लोगों ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया है।
और जो कन्फ्यूज़न था, जो भय और भ्रम का जो गटर था, उस पे लोगों ने भरोसे का शटर लगा दिया है। कुछ कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया है। सर लेकिन एक और कंफ्यूजन जो बार बार क्रिएट किया जाता है पिछले कुछ वक्त से, मुस्लिमों के बड़े नेता के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो बार बार तमाम बातें कहते रहे। उन्होंने ये बार बार कहा कि मुस्लिमों का हक छीना जा रहा है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मुझे क्या लगता है कि ये लोग जो सेकुलर शेरवानी और कम्युनल कारस्तानी वाले लोग हैं, ये मैं नहीं मानता कि किसी धर्म और किसी क्षेत्र के नेता हैं। इनकी तो एक ही काम है, सेकुलर शेरवानी पहनी और कम्युनल कारस्तानी की। तो इसलिए मैं मानता हूँ इनको कोई बहुत सीरियस नहीं लेता। लेकिन जनता अगर उन्हें सीरियसली ले ले तो, खासतौर से ओवैसी साहब जिस रूप में कहते हैं, अभी वंदे मातरम वाला मसला चल ही रहा है, वो कह रहे हैं हमें थोपने की कोशिश की जा रही है, ये मुस्लिमों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा देखिए, है। वंदे मातरम हमारे हमारे जो है वो राष्ट्रवादी जुनून और जज्बे का प्रतीक है। हमारे आज़ादी के दीवानों ने वंदे मातरम को गाते गाते फांसी पे चढ़े थे। और उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, उसमें जो है वो अशफाक उल्लाह खां साहब भी थे, उसमें जो है वो बिस्मिल साहब भी, और तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने वंदे मातरम गाते हुए अपने फांसी पे प्राण न्यौछावर किए थे। तो मैं मानता हूँ कि वंदे मातरम के प्रति जो कन्फ्यूज़न और उसके ऊपर सांप्रदायिक तड़का लगाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो उसमें क्या ये तड़का लगाने का काम असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोग कर रहे हैं? ओवैसी साहब का तो काम है ये, जब तक ये नहीं करेंगे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। तो उनका तो ये पेशा हो गया है कि कैसे जो है वो समाज के अंदर सांप्रदायिक जो है वो आग डालने का काम करो। लेकिन सर सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि दुनिया में हिंदुस्तान अब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रोल में है। वहां पर क्या इस तरह से जो तड़का डालने का काम है, या मुस्लिम वोट बैंक को भड़काने की, या ये तमाम सारी चीजें, क्या वो मैटर करती हैं? देखिए, एक चीज समझना होगा, भारत एक अकेला देश होगा जहाँ पे दुनिया में जो रहने वाले हर 10 मुसलमानों में से एक मुसलमान भारत में रहता है। और उसके जो है वो संवैधानिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, धार्मिक अधिकार 100% सुरक्षित है। उस पर संवैधानिक सुरक्षा कवच है। अन्य देशों की बात, जिन देशों में जो है डेमोक्रेसी नहीं है, मैं उनकी बात तो नहीं कर सकता, वहाँ पे तो कोई ऐसा आकलन होता नहीं। लेकिन जिन देशों में डेमोक्रेसी है, वहाँ पर अगर आप ऑनेस्टी के साथ उसका आकलन करें तो मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। मुसलमान वहाँ पर प्रगति के बराबर के हिस्सेदार, भागीदार बहुत से ऐसे देश हैं जैसे जहाँ पर नहीं है। जैसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हुए। पाकिस्तान में तो जो है वो जब पाकिस्तान बटा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देश बने। हिंदुस्तान ने अपने यहाँ पंथनिरपेक्षता का ध्वज फहराया, उन्होंने इस्लामिक राज फहराया। उस वक्त जो है वो लगभग वहाँ पर जो है वो मेरी समझ से 24-25% हिंदू रहा करते थे। आज 1% भी नहीं रह गए। तो और भारत में जो है 9% थे उस समय मुसलमान, आज जो है वो 22-23% है। तो इससे आपको फर्क महसूस हो जाएगा कि कितना बड़ा अंतर है यहाँ की सोच में और वहाँ की सोच में। और सर मिडिल ईस्ट में अभी जो तनाव है, इस्लामिक कंट्रीज में जो हालात हैं, उन सारी परिस्थितियों के मुकाबले कहा जा रहा है हिंदुस्तान तो भाई सबसे सुरक्षित, लोग दूर दूर से आना चाह रहे हैं कि हमें अपने देश का हिस्सा बना दो। देखिए, जो कुछ भी अभी मिडिल ईस्ट में आप कह रही हैं, जो ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के दौरान वो दुनिया पूरी हिल गई है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित हुई है। और इससे मैं मानता हूँ जो युद्ध की विभीषिका है, उसने पूरी दुनिया के आर्थिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया है। देखिए, जो जंग होती है वो तो टेम्परेरी होती है, लेकिन उसका जख्म परमानेंट होता है। बिल्कुल सही बात। आपको याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी, आज तक जो है वहाँ का जख्म जो है वो ताज़ा है। बिल्कुल, पीढ़ियाँ हो जाती है। इसलिए जो है वो हम तो यही कहते हैं भाई, जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। तो जंग में तो सिपाही मारा जाता है, आम आदमी मारा जाता है, लेकिन जो मुगाम्बो है वो खुश होता है लोगों की लाश देख करके, बच्चों की लाशें देख करके, महिलाओं की लाशों को देख करके। तो ये जो जंग है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और भारत हमेशा जो है वो इस संकट के सागर से अमन का अमृत चाहता रहा है, और इसी दिशा में मोदी जी ने भी बहुत समझदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ जो है वो इस जंग के दौर में भारत के लोग कम से कम प्रभावित हों,
या बिल्कुल ना प्रभावित हो, इसके लिए काम किया। सर, मैं आखिरी के कुछ सवाल करना चाह रही हूँ। मौजूदा वक्त में अब बड़ी उम्मीदें हैं, कहा जा रहा है कि पारदर्शिता है और सिस्टम सुधर रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है वो है आज का युवा, खासतौर से जो बहुत मेहनत करते हैं मेडिकल की परीक्षा के लिए या इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए। पेपर लीक कांड हो जाता है, अभी हाल ही में नीट हुआ, लाखों की संख्या में 23 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भविष्य अभी कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर कंफ्यूजन है। पहले भी ऐसे ही पेपर लीक होते थे, इस बार भी। देखिए, ये कंप्लीट क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है बल्कि कंप्लीट क्राइम है ये। और इस क्राइम को जो है वो किसी भी तरह से जो है वो छूट नहीं दी जानी चाहिए। ये इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बार बार इस तरह से परीक्षा के पत्र लीक होंगे, बच्चों का भविष्य जो है वो पूरी तरह से आप अधर में लटका देंगे। सर, जिम्मेदार कौन है और जो भी किसकी जिम्मेदार, जवाबदेही है? देखिए मैं कैसे मानता हूँ ठीक जो होगा? भी जिम्मेदार है उसको जो है वो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, कोई भी जिम्मेदार हो, मैं कहता हूँ, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। ऐसे थोड़ी होता है कि हर 2 साल में पेपर लीक हो जाता है और बच्चे जो पूरी उनका परिवार और पूरा उनका सब कुछ वो करके और तैयारियां करते हैं, सब कुछ करते हैं और एक उम्मीदें होती हैं, उस पे जो है वो कुठाराघात हो जाता है। सर, सिर्फ नीट ही नहीं, हम पिछले कुछ वक्त से देखते रहे, स्टेट पीसीएस जो होते हैं वहां पर भी पेपर लीक होना ऐसा लगता है कि बहुत आम हो गया। अब लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि कई लोगों की सालों की मेहनत, कई लोग अपना जमीन, अपना घर बेच देते हैं बच्चों की पढ़ाई के हाँ, लिए। ये धंधा बन गया है और इस धंधे पर जो है वो बहुत धारदार जो है वार और प्रहार करना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल बच्चों के और नौजवानों के भविष्य का सवाल नहीं है। ये पूरे की पूरी जो है वो हमारी जनरेशन को जो है वो अविश्वास पैदा कर रहा है उसके अंदर। तो क्या इसको लेकर भी आपको लग रहा है अब सख्त सिस्टम की जरूरत है? सिस्टम बीच में बना था 2014 में, लेकिन जो लोग सिस्टम में छेद करने के माहिर हैं वो छेद कर लेते हैं। तो फुल प्रूफ होना चाहिए, छेद प्रूफ होना चाहिए, मेरा ये मानना है। सर, एक आखिरी सवाल ये, क्योंकि आपने कहा कि भाई अब 30 सालों तक और कोई विकल्प नहीं, सिर्फ बीजेपी। आपने कहा 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले उसमें भी आपने कहा दूर दूर तक कोई नहीं है। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये, मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब को आखिर उस जगह पर उस पूरे सिस्टम में कहाँ देखती हूँ, वो आप अपने अंदाज में जरा कुछ बताएं तो। देखिए, मैं मानता हूँ कि वही हकदार हैं किनारों के जो बदलने बहाव धारों के। क्या बात है। तो हम लोग तो बहाव जो धारा चलती है, धारा के विपरीत चलने की हमारी जो है वो आदत रही है और हम सब की आदत रही है। तो आज की तारीख में जो है वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, अभी बंगाल के चुनाव में जो है वो चुनाव के प्रबंधन की जिम्मेदारी थी, बिहार में थी और भी जगहों पे थी। तो जो काम होता है वो करते हैं हम लोग, और मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है वो पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है। मतलब सर, विपक्ष को रहने देंगे या नहीं रहने देंगे? नहीं, विपक्ष रहना चाहिए, लेकिन अब अगर विपक्ष जो है वो खुद ही कुल्हाड़ी लेके घूम रहा है अपने पैर पे मारने के लिए, तो उसका हम कोई इलाज थोड़ी कर सकते हैं, उससे कुल्हाड़ी छीन तो नहीं सकते। कहाँ कमी कहाँ लग रही है? विपक्ष आखिर क्यों कमजोर हो रहा है यूपी में? देखिए, विपक्ष अभी भी इसी सुरूर और गुरूर में है कि सामंती सुरूर और गुरूर जिसे कहते हैं, कि उनको लगता है कि साहब जो है वो हम बैठे हुए जो है वो चुनाव जो है वो जीत जाएंगे और जनता हमें जो है जाति के आधार पर और सांप्रदायिक आधार पर वोट कर देगी। देखिए, बीजेपी जो है वो एक चुनाव खत्म होता है तो उसके बाद कान में तेल डाल के नहीं सोती, वो दूसरे चुनाव की तैयारी के चल जाती है। अभी उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार में भी और जगहों पे भी हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो मेगा ट्रेनिंग कैंप बीजेपी का चल रहा है आजकल। बिल्कुल। प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा, देश भर में भी चल रहा है, यूपी में करोड़ों कार्यकर्ता उसमें प्रशिक्षण के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अभी मैं था रामपुर में था, अभी हापुड़ में कुछ दिनों में होने वाला है, वहां जाने वाला और जगहों पे भी हो रहा है देश भर में। अब ये क्या कर रहे हैं, ये तो बैठे हुए कि अंडे के हाथ बटेर लग जाए बस हम जो है वो हमको काम हो जाएगा हमारा, ऐसा नहीं होता। अखिलेश जी का बोल रहे हैं हम जो भी हैं, अखिलेश जी हो या राहुल जी हो, ये ट्विटर और फेसबुक के आधार पर ये चुनाव जीतने का सोच रहे हो, अगर सोशल मीडिया से जीतना चाह रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि उससे होने वाला। तो आप उन्हें चुनौती मान रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि भाई वो टक्कर में ही नहीं है? नहीं, मुझे लगता है किसी को भी जो है वो कमजोर नहीं मानना चाहिए। अच्छा।
क्योंकि एक्चुअली मैदान में जब आप जाते हैं तो मैदान में कितना कोई कमज़ोर हो, कितना भी कोई जो है वो ज़्यादा उसमें दम ना हो, लेकिन वो दमदार कभी कभी हो जाता है, इसलिए क्या बात है। मजबूती से ही सामने जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि सर सबसे ज्यादा जंग या कोई भी खेल तब और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है जब सामने वाला खिलाड़ी और भी ज्यादा आपके साथ में टक्कर देने वाला हो। एक तरफा खेल खेलने में भी मजा नहीं आता। और मुझे लगता है कि शायद यही नकवी साहब की जो 4 दशकों का उससे ज्यादा का जो अनुभव है वही एक तरह से कह रहा है जमीनी तौर पर भी, है ना सर? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जनतंत्र में जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो धुरंधर। क्या बात है। तो जीत का जो है वो अपना एक जुनून और जश्न होता है, और हार का भी अपना एक सबक और संदेश होता है। जो ऐसा तो है नहीं बीजेपी जो है वो कोई सत्ता का अमृत पी के आई हुई थी कि हमेशा जीतती आई है। 90% तो उसने हारा ही है। बिल्कुल। उसका कुछ नहीं था। शुरुआत भी अगर बीजेपी की 2 सीटों से हुई थी, तो इसलिए मैं ये मत कभी किसी को नहीं सोचना चाहिए कि साहब ये तो लगातार जीत रहे हैं और ये लगातार हार रहे हैं। चलिए सर, हमारे साथ में कनेक्ट होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंडिया डेली को वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यही बात है जो कि अभी नकवी साहब ने कहा है, जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो धुरंधर। 2027 के चुनाव के लिए अब उत्तर प्रदेश में कौन सिकंदर बनेगा, कौन धुरंधर बनेगा, मुस्लिम वोटर्स क्या की रोल प्ले करेंगे, ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया डेली 24/7 पे खबरें आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।